यानी कि प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कवर करेंगे। बहुत डिमांड थी आप लोगों की इस टॉपिक के लिए, तो आज हम नेशनल पार्क को मेमोरी टेक्निक की सहायता से यानी कि ट्रिक की सहायता से कवर करेंगे। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, नेशनल पार्क से आपकी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और अगर आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो उसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने 3 चीज़ें सुनी होंगी। एक वन्यजीव अभयारण्य जिसे इंग्लिश में कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कहते हैं नेशनल पार्क, और तीसरा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे इंग्लिश में कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रीय उद्यान कवर करेंगे और किसी अन्य वीडियो में वन्यजीव अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को भी कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क हैं, ये बनाए क्यों जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, ये ना केवल अपनी सांस्कृतिक विविधताओं के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ पर वनस्पतियों और जीवों की भी विविध प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसलिए भारत में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क का निर्माण किया जाता है ताकि जो भी संकटग्रस्त जानवर हैं, पक्षी हैं, उनका संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन किया जा सके। इसीलिए राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य बनाए जाते हैं। तो पहले हम वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में क्या डिफरेंस होता है इसे देख लेते हैं, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज होते होंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद हम राष्ट्रीय उद्यान पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वन्यजीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। तो वन्यजीव अभयारण्य में किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है, यानी कि ऐसी प्रजाति जो या तो संकटग्रस्त हो या किसी क्षेत्र में कोई विशिष्ट प्रजाति का जानवर पाया जाता हो, तो उसका संरक्षण करने के लिए वन्यजीव अभयारण्य का निर्माण किया जाता है। मतलब कि उस प्रजाति को बचाने के लिए वन्यजीव अभयारण्य का निर्माण किया जाता है। और वन्यजीव अभयारण्य में कुछ सीमा तक जानवरों को चराने, लकड़ी इकट्ठा करने तथा पर्यटन की छूट होती है। मतलब कि इसमें कुछ हद तक मानव गतिविधियों की छूट होती है। वो अपनी मतलब कि जानवरों को चरा सकते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठा कर सकते हैं और पर्यटन की भी छूट होती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान में सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाता है। तो हमने वन्यजीव अभयारण्य में पढ़ा कि किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों का ही संरक्षण किया जाता है, पर राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है कि राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत जितनी भी प्रजातियां आती हैं, सभी का संरक्षण समान रूप से किया जाता है, चाहे कोई भी चीज़ हो। उसमें हम वनस्पतियों का भी संरक्षण करते हैं, जानवरों का भी संरक्षण करते हैं और पूरे के पूरे उस पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट का संरक्षण करते हैं जो कि राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। और राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि प्रतिबंधित है। हमने वन्यजीव अभयारण्य में देखा कि वहाँ पर कुछ हद तक मानव गतिविधि जो है वो अलाउड है, जैसे कि वो अपने जानवरों को चरा सकते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठा कर सकते हैं और पर्यटन की छूट है। पर राष्ट्रीय उद्यान में ऐसी किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि प्रतिबंधित है। तो मतलब कि अगर हम कहें तो सबसे सख्त कानून है राष्ट्रीय उद्यान के, और उससे कम सख्त हैं वन्यजीव अभयारण्य के, और उससे भी कम सख्त कानून है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के। तो अब हम देखते हैं कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है। तो जैव मंडल रिजर्व में किसी भूभाग की जैव विविधता को बचाने के लिए उस पूरे क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है, जिसमें न केवल जीव जंतु बल्कि वनस्पतियाँ और मानव आबादी भी शामिल होती है। तो अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा एरिया होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का, उससे कम होता है वन्यजीव अभयारण्य का, और सबसे कम एरिया होता है राष्ट्रीय उद्यान का। और अगर हम
कानून की बात करें, नियम कानून की, तो सबसे ज़्यादा सख्ताई होती है राष्ट्रीय उद्यान में, उससे कम होती है वन्यजीव अभयारण्य में, और उससे भी कम सख्ताई होती है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में। और जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये पूरा ग्रीन एरिया, ये मान लीजिए ये है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, और उसके बीच में ये जो बैंगनी कलर का आप देख रहे हैं ये है नेशनल पार्क, और ये जो आप देख रहे हैं ब्राउन कलर का ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आप देख ही सकते हैं कि एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में बहुत से राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकते हैं और वन्यजीव अभयारण्य भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो जैसा कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इतने बड़े भूभाग में फैला होता है तो इसीलिए इसे 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। जैसा आप ये इमेज में देख रहे हैं यह 3 लेयर में बटा होता है। सबसे बीच में होता है जो ये येलो कलर का है यानी कि पीले कलर का है, इसे कहते हैं कोर जोन। इसमें किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि अलाउड नहीं होती। जिस प्रकार राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि अलाउड नहीं है ना, इसी प्रकार कोर जोन में भी किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि प्रतिबंधित है। उसके बाद ये दूसरा जो आप ऑरेंज कलर का देख रहे हैं इसे कहते हैं बफर जोन। ये देख रहे हैं ना, ये दूसरी लेयर, इसे कहते हैं बफर जोन। तो बफर जोन में भी मानव गतिविधि अलाउड नहीं है, पर रिसर्च के लिए और एजुकेशनल पर्पस के लिए यानी कि शोध के लिए अलाउड है बफर जोन में। तो जो सबसे लास्ट लेयर है इसे कहते हैं ट्रांजिशन जोन, जो रेड कलर की है ना, इसे कहते हैं ट्रांजिशन जोन, और इसे हिंदी में कहते हैं संक्रमण जोन। तो संक्रमण जोन में मानव गतिविधियां अलाउड हैं, मतलब कि मानव यहाँ पर अपनी बस्ती बसा सकते हैं, यहाँ पर जानवर भी चरा सकते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठा कर सकते हैं। जैसा हमने वन्यजीव अभयारण्य में पढ़ा था ना, वही सेम चीज़ यहाँ पर मानव गतिविधियाँ अलाउड हैं। बफर जोन में क्या है, सिर्फ शोध के लिए, रिसर्च के लिए ही अलाउड है, और जो कोर जोन है यहाँ बिल्कुल ही प्रतिबंधित है, यहाँ पर बिल्कुल ही मानव गतिविधि अलाउड नहीं है। तो आशा करता हूँ आपने वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इसमें क्या डिफरेंस है ये समझ लिया होगा। अब हम राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ते हैं। तो चलिए अब राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो डिटेल में पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्यान से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो 3 प्रकार के प्रश्न इससे बनते हैं। पहला कि अगर कोई विशिष्ट प्रजाति का जानवर पाया जाता है किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में तो वो पूछा जाता है। दूसरा, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन सा सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये पूछा जाता है। और तीसरा जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ये पूछा जाता है। तो तीनों ही चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले बना, कौन सा सबसे बड़ा है, ये सब हम पहले कवर कर लेते हैं। तो ये सीधा 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ये है हेली नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसका निर्माण 1936 में हुआ था और जिसका नाम अब बदल दिया गया है। अब इसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जब ये बना था तो इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, पर अब इसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। ये तीनों चीज़ें आप याद रखिएगा। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है हेली नेशनल पार्क, जिसका अब नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और ये उत्तराखंड में है। तो हमने पहला राष्ट्रीय उद्यान देख लिया। अब हम देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सबसे बड़ा, तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि हेमिस नेशनल पार्क। यह राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है, जो भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं ना, तो ये अब लद्दाख में स्थित है। पहले हम पढ़ते थे कि ये जम्मू कश्मीर में था, पर अब ये लद्दाख में आ चुका है। तो याद रखिएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है, जो कि 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिस कारण ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये जो हेमिस नेशनल पार्क है ये किस लिए जाना जाता है, तो ये अपने हिम तेंदुए के लिए जाना जाता है, यानी कि यहाँ पर स्नो लेपर्ड पाया जाता है, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। तो हमने ये देख लिया कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। अब हम देखते हैं कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिएगा कौन सा,
साउथ बटन, जिसका क्षेत्रफल 0.03 वर्ग किलोमीटर है, बहुत ही कम है। और यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये अंडमान और निकोबार का एक द्वीप है जिस पर ये राष्ट्रीय पार्क बना हुआ है और जो कि 0.03 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिससे कारण इसे भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। कौन सा है ये? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। तो उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, कितने? 11। तो महत्वपूर्ण तथ्य हमने देख लिए। अब हम देखते हैं सभी राज्यों के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर के 3 नेशनल पार्क हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से? पहला है दाचीगाम नेशनल पार्क, दूसरा है सलीम अली नेशनल पार्क और तीसरा है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। जिसमें से जो ये दाचीगाम नेशनल पार्क है, यहाँ पर कश्मीरी हिरन पाया जाता है, जिसे वहाँ की लोकल लैंग्वेज में हंगुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हंगुल। तो जो ये दाचीगम नेशनल पार्क है, ये हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। तो अब आई बात कि इसे हम याद कैसे करेंगे। तो देखिए, जो ये सलीम अली नेशनल पार्क है, इसे तो आप आसानी से याद रख पाएंगे, क्योंकि जो ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, ये मुस्लिम बाहुल्य एरिया है। मतलब कि यहाँ पर हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं, ये इनकी आबादी ज़्यादा है। तो सलीम अली, ये एक मुस्लिम नेम लग रहा है ना, तो हमारे मुस्लिम भाई बहनों की आबादी जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है, तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे कि सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। और बाकी के बचे 2, इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए, जो किश्तवाड़ है, इसके पीछे क्या है? वार। तो आपको पता है कि जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, ये आतंकवाद से पीड़ित रहता है, तो यहाँ पर हमेशा वॉर होती रहती है ना, तो इसके पीछे किश्तवाड़ के पीछे है वार, तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे। और दूसरा है दाची गम, कि इसके पीछे है GAM, इसे हम पढ़ेंगे गम। तो देखिए, जब भी वार होती है तो सैनिक शहीद होते हैं, तो हमें बहुत दुख होता है, यानी कि गम होता है। तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे और आप तीनों नेशनल पार्क याद रख पाएंगे कि ये जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर के बाद अब हम देखते हैं लद्दाख। तो लद्दाख में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो हमें पढ़ना है और यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यह है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये हमने पीछे पढ़ा ना कि यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड के लिए मशहूर है। यहाँ पर हिम तेंदुआ पाया जाता है, याद रखिएगा। कहाँ पर? हेमिस राष्ट्रीय पार्क में। और यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख में है, याद रखिएगा। तो लद्दाख के बाद अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में बहुत से राष्ट्रीय उद्यान हैं और हमें ये जो मैंने लिखे हैं इन्हें याद रखने हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। बाद में हम इसके ट्रिक देखेंगे, पहले आप एक बार देख लीजिए। पहला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, दूसरा है पिन वैली नेशनल पार्क, तीसरा है खीर गंगा नेशनल पार्क, चौथा है सिंबलबारा नेशनल पार्क और पांचवा है इंदर किला नेशनल पार्क। तो ये 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं हिमाचल प्रदेश में जो हमें याद रखने हैं। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है जिससे आप इसे याद रख सकते हैं। तो ट्रिक क्या है? देखिए, अगर आप बिना ट्रिक के भी याद रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप बिना ट्रिक के याद कर लीजिए। अगर आपको ट्रिक की सहायता से याद होता है तो आप ट्रिक की सहायता से याद कर लीजिए। तो इसकी ट्रिक है कि सिम्बा ने हिमालय की वैली पर इंदर के साथ खीर खाई। इससे आप ये 5 याद रख लेंगे। देखिए, सिम्बा एक फिल्म भी आई थी ना जिसमें रणवीर सिंह एक्टर थे। तो सिम्बा हिमालय घूमने गया था, हिमालय की वैली पर यानी कि घाटी पर, अपने दोस्त इंदर के साथ। तो जब वहाँ पर उसको ठंडी लगी तो उसने गर्मा गर्म खीर खाई। तो इसी से आप रिलेट करेंगे कि सिम्बा ने हिमालय की वैली पर इंदर के साथ खीर खाई। तो अब देखिए, इससे आपको 5 नाम याद रहेंगे। सिम्बा से क्या रहेगा? सिंबलबारा नेशनल पार्क, हिमालय से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, वैली से पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर से इंदर किला नेशनल पार्क और खीर से खीर गंगा नेशनल पार्क। ये 5 के 5 राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। तो ये है इसके ट्रिक जिससे आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के बाद अब हम देखते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में भी 6 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जो हमें याद करने हैं। तो इन्हें हम आसानी से याद कर लेंगे। देखिए कैसे।
पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये तो हमने पढ़ा भी पीछे कि ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, तो ये बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, आपको याद होना चाहिए कि ये उत्तराखंड में है। दूसरा है नंदा देवी नेशनल पार्क। तीसरा है गोविंद नेशनल पार्क। चौथा है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। पांचवा है गंगोत्री नेशनल पार्क और छठा है राजा जी नेशनल पार्क। तो अब इसे हम देखिए मैप में देख लीजिए, ये सभी नेशनल पार्क हैं। तो अब हम देखते हैं कि इन्हें याद कैसे करेंगे। तो जो पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये तो आपको याद ही होना चाहिए कि ये उत्तराखंड में है, क्योंकि ये हमारे भारत का पहला नेशनल पार्क है। अब हम देखते हैं कि बाकी के जो बचे इन्हें याद कैसे करेंगे। तो आपको पता होगा जो उत्तराखंड है ये तीर्थ स्थलों के लिए यानी कि देवी देवताओं के स्थान के लिए फेमस है। तो सबसे ऊपर है नंदा देवी नेशनल पार्क यानी कि नंदा देवी माता। दूसरा गोविंद यानी कि कृष्ण भगवान, तो ये तीर्थ स्थलों के लिए फेमस है ना, देवी देवताओं के लिए। तो नंदा देवी, गोविंद, जब वहाँ पर इतने देवी देवता होंगे तो वैली ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की घाटी तो होगी इनके चरणों में चढ़ाने के लिए, माता के और भगवान के चरणों में फूल चढ़ाने के लिए वहाँ पर फूलों की घाटी तो होगी ही ना। तो वैली ऑफ फ्लावर भी यहीं पर है उत्तराखंड में। और चौथा है गंगोत्री नेशनल पार्क। तो मैंने आपको गंगा नदी तंत्र वाली वीडियो में बताया था ना कि जो उत्तराखंड है यहीं पर है गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है और दूसरी उत्तराखंड से ही एक नदी निकलती है अलकनंदा, और यही दोनों मिलके आगे गंगा नदी बनाती हैं। तो ये गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में ही है। तो वहीं पर है गंगोत्री नेशनल पार्क और एक बचा राजा जी नेशनल पार्क, इसे आप याद रख लीजिएगा। तो देखिए नंदा देवी, गोविंद, वैली ऑफ फ्लावर और गंगोत्री ये हमने एक ही साथ रिलेट करके पढ़ लिए। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये सबसे महत्वपूर्ण है, तो हमें पता ही होना चाहिए था ना कि ये उत्तराखंड में है, जो कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो इन्हें सब याद रखिएगा आप। तो अब आगे देखते हैं, 3 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। इन तीनों में आपको एक एक ही नेशनल पार्क याद रखना है और यही पूछे जाएंगे। तो पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे, आपको पता होगा कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश से ही होता है। तो कहाँ से होता है, उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन। तो इसीलिए याद रखिएगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तर प्रदेश में ही है, दूध से आप रिलेट करिएगा। उसके बाद देखते हैं बिहार। तो बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये तो बहुत फेमस है, आपको पता ही होगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये है बिहार में। और तीसरा देखते हैं झारखंड। तो झारखंड में भी आपको एक ही याद रखना है, ये है बेतला नेशनल पार्क। कौन सा, बेतला। तो इसे आप कैसे याद करेंगे, तो एक छोटी सी कहानी से आप इसे याद कर पाएंगे। तो आपको पता होगा कि झारखंड का एक बेटा है जिसने पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है। तो मैं महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहा हूँ, वो झारखंड के ही है ना, झारखंड में ही पैदा हुए थे। तो बेतला को आप रिलेट करेंगे बेटे से यानी कि बेटा से। तो झारखंड का बेटा, इसने पूरे झारखंड का नाम रोशन किया, ना ही झारखंड का बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन किया है झारखंड के बेटे ने, वो है महेंद्र सिंह धोनी। तो झारखंड का बेटा यानी कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये झारखंड में है, याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के बाद अब हम आते हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखने हैं, बहुत ही आसानी से अभी आपको ये याद हो जाएंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। पहला है सुंदरवन नेशनल पार्क। ये तो आपने पढ़ा होगा और सुना भी होगा, हमने पढ़ा था ना कि जो सुंदरवन डेल्टा है यहीं पश्चिम बंगाल के तट पर ही बनता है। तो ये सुंदरवन नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में ही है। और ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो रॉयल बंगाल टाइगर यहीं सुंदरवन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं और इसी के लिए ये प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। दूसरा है गोरुमारा नेशनल पार्क। तीसरा है बुक्सा नेशनल पार्क। चौथा है सिंगालीला नेशनल पार्क। पांचवा है जल्दापारा नेशनल पार्क और छठा है न्योरा वैली नेशनल पार्क। तो जो ये सुंदरबन है ये तो आपको याद होना चाहिए कि ये है पश्चिम बंगाल में। तो दूसरा हम देखते हैं गोरुमारा। अगर कोई चीज़ सुंदर होगी तो वो गोरी भी होगी ना, तो गोरू से गोरा याद रखेंगे। कोई चीज़ सुंदर है तो वो गोरी भी है यानी कि गोरा है, तो गोरुमारा। बाकी के जो ये 4 बचे इन्हें हम एक ही चीज़ से याद करेंगे, एक स्टोरी से हम इन चारों को याद करेंगे। तो आपने एक गाना सुना होगा, जो एक गाना है हाय गर्मी, इसी से हम इसे याद करेंगे। तो वो गाना था ना, पारा इतना हाई हुआ कि, हाँ जैसे आपको ये गाना याद है उसी प्रकार ये भी याद होना चाहिए। तो देखिए
जो ये जल्द पारा, इसके पीछे क्या है, पारा। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, देखिए बुक्सा, बुक्सा नेशनल पार्क है ना, तो बुक्सा को हम पढ़ेंगे बादशाह। तो बुक्सा ने यानी कि बादशाह ने एक गाना सिंग यानी कि गाना गाया था, कौन सा, पारा, पारा वाला गाना गाया था ना कि पारा इतना हाई हुआ। तो उसमें डांस किसने ने किया था, तो नोरा फतेही ने, यानी कि न्योरा, न्योरा को नोरा, तो नोरा फतेही ने डांस किया था। तो आपको ये चारों याद होंगे। देखिए बादशाह ने एक गाना सिंग किया यानी एक गाना गाया, कौन सा, पारा वाला। तो पारे वाले गाने में डांस किसने किया था, तो नोरा, नोरा फतेही ने यानी कि न्योरा ने। तो ये चारों नेशनल पार्क आप इस एक स्टोरी से यानी कि रिलेट कर पाएंगे, जिससे आपको ये कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको बताएं। क्योंकि सुंदरबन ये तो सभी को पता होता है, पर बाकी जो ये चार हैं ये नहीं पता होते। अब हम इन्हें भी याद रख पाएंगे। तो पश्चिम बंगाल के बाद अब हम देखते हैं उड़ीसा। तो उड़ीसा में कुल 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, इन्हीं को याद रखिएगा। पहला है भीतरकनिका नेशनल पार्क और दूसरा है सिमलीपाल नेशनल पार्क। ये आप देख रहे हैं इमेज में, ये है भीतरकनिका और ये है सिमलीपाल। तो इसकी एक ट्रिक है, देखिए आपको पता होगा कि भारत के जितने भी तटीय राज्य हैं ना, ये जितने भी तटीय राज्य हैं ये बाकी राज्यों की तुलना में ज़्यादा डेवलप हैं। आप देखेंगे तो ये बाकी राज्यों की तुलना में जितने भी तटीय राज्य हैं जो समुद्र से सटे हुए हैं ये ज़्यादा विकसित है। पर इसमें से अकेला जो ये उड़ीसा है ये विकसित नहीं है, ये थोड़ा भी पिछड़ा हुआ है। और बाकी के जितने राज्य हैं आप देखेंगे, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ये सभी काफ़ी डेवलप हैं। पर जो ये उड़ीसा राज्य है ये अभी भी पिछड़ा हुआ है। तो यही है ट्रिक कि जो उड़ीसा है अभी भी भीतर से सिंपल है। भीतर से कैसा है, सिंपल है, अभी भी बेचारा डेवलप नहीं हुआ है। तो भीतर से भीतरकनिका और सिंपल से सिमलीपाल। तो उड़ीसा भीतर से सिंपल है। इस एक ट्रिक से आप दोनों नेशनल पार्क भीतरकनिका और सिमलीपाल याद रख पाएंगे कि ये उड़ीसा में है, क्योंकि उड़ीसा भीतर से सिंपल है। तो उड़ीसा के बाद अब हम देखते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में आपको टोटल 4 राष्ट्रीय उद्यान याद रखने हैं। पहला है डेजर्ट नेशनल पार्क। तो डेजर्ट तो आपको पता होगा कि पूरे राजस्थान में मरुस्थल है ना ज़्यादातर, तो डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर होगा, तो राजस्थान में ही होगा। दूसरा है रणथंभौर नेशनल पार्क। तो रणथंभौर भी ऐसा ही नाम है जो कि राजस्थान में ही होगा। रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ ये सब कहाँ होते हैं, राजस्थान में ही ऐसे नाम होते हैं। तो रणथंभौर नेशनल पार्क भी राजस्थान में ही है। बाकी के जो 2 बचे इन्हें हम याद करेंगे एक ट्रिक से। तीसरा है सरिस्का नेशनल पार्क और चौथा है केवलादेव नेशनल पार्क। और याद रखिएगा केवलादेव नेशनल पार्क में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। ये केवलादेव नेशनल पार्क, यहाँ पर साइबेरियन सारस पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ये पूछा गया है एग्जाम में। तो हम सरिस्का और केवलादेव इन दोनों नेशनल पार्क को याद करते हैं कि इन्हें याद कैसे करेंगे। तो आपको पता होगा कि राजस्थान में बहुत ही वीर और प्रतापी राजा हुए हैं। जो राजपूत राजा हुए ये बहुत प्रतापी राजा थे। इनका मानना था कि ये अपना सर कटा देंगे पर झुकाएंगे नहीं। ये झुकाते किसके आगे थे, या तो माता पिता या देव के आगे, यानी कि केवल देव के, देव यानी कि देवताओं के आगे। तो वो अपना सर कटा देंगे पर झुकाएंगे नहीं। सर से सरिस्का नेशनल पार्क, राजस्थान में ही राजपूत राजा थे ना। और केवलादेव केवल देव के आगे ही अपना सर झुकाते थे। देव या जो देवतुल्य हों जैसे कि माता पिता हों उनके आगे ही अपना सर झुकाते थे और किसी के आगे नहीं। तो सरिस्का और केवलादेव, इससे आप रिलेट करके पढ़ पाएंगे। एक छोटी सी कहानी सी है जिसे आप याद कर पाएंगे। तो राजस्थान के बाद अब हम देखते हैं गुजरात। तो गुजरात में आपको टोटल 4 नेशनल पार्क याद रखने